नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी दिख रहे हैं। दोस्तों, यहां पर आपके लिए 100 जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं और यहां पर पासिंग मार्क्स हमने रखा है 30 प्रश्न। 100 में से आप में से जो भी 30 प्रश्न सही कर देगा पास हो जाएगा इस टेस्ट में। आप चाहे किसी कोचिंग से पढ़ते हो, चाहे यूट्यूब चैनल से पढ़ते हो, किसी किताब से पढ़ते हो, बार बार रिपीटेड एक क्वेश्चन पिछले 30 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आपको केवल और केवल 30 प्रश्न सही करके दिखाना है। करते हैं वीडियो को बिना रुके हुए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है और ये सतपुड़ा पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती? पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती पूछा गया है। तो देखो, नर्मदा ताप्ती तो बहती हैं और साथ ही साथ लूनी भी बहती है। कावेरी नदी जो है ये उल्टी बहती है, उल्टी मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर। बाकी तीनों नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। याद रहेगा, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, लूनी नदी ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और कावेरी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। भारतीय जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? भारतीय जलवायु, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस प्रकार की जलवायु है? तो याद रखिएगा, जो भारतीय जलवायु है हमारी ये होती है उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु। कैसी है भारतीय जलवायु? तो भारतीय जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जलवायु के लिए। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हंसावर का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है? तो हंसावर का सबसे बड़ा प्रजनन जो स्थल है वो है आपका, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कच्छ का रण। ये दलदली भूमि है तो उनको फायदा भी होता है। तो कच्छ का रण यहाँ पर हंसावर का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है। ऑप्शन नंबर ए कच्छ का रण राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि संयुक्ता पाणिग्रही जी, इनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, इनको आप लोगों ने, कई लोगों ने नाम सुना होगा। किस भारतीय नृत्य शैली की पुरोधा हैं? पुरोधा मतलब किस में फेमस हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्ता पाणिग्रही जी, ये उड़ीसी नृत्य की पुरोधा हैं या फेमस हैं। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसी नृत्य राइट आंसर है प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया आपसे कि भूकंप की तीव्रता तथा उत्पत्ति को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र क्या है? सबसे इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा यंत्र यूज होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उसके लिए यूज होता है आपका सीस्मोग्राफ। कौन सा? सीस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए सीस्मोग्राफ राइट आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि रबर के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा है? देखो, राज्य आए तो केरल लगा देना, हमारे यहाँ केरल में होता है, ठीक है, रबर। लेकिन यदि देश आ गया कि पूरे विश्व में कौन सा नंबर 1 पर देश है, तो उसके लिए जो आंसर होगा यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा रबर का उत्पादन होता है थाईलैंड में, अग्रणी देश है थाईलैंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी थाईलैंड राइट आंसर हो जाएगा रबर के उत्पादन में अग्रणी राज्य। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है कॉमर्शियल तौर पर बेचने के लिए, केसर का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है इनमें से? तो केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो होता है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर में जो है केसर का उत्पादन बहुत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा केसर के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी जो कि एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ी थी? तो एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली सबसे पहली भारतीय महिला जो थी ये थी आपकी बछेंद्री पाल जी। ऑप्शन नंबर डी में देखिए आपको बछेंद्री पाल जी का नाम दिख रहा होगा। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली सबसे पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल जी, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिन और रात होने का कारण क्या है? दिन और रात कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? तो दिन और रात होने का जो कारण है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती है, इसके कारण दिन होता है। एक तरफ दिन होता है, जो सूर्य की तरफ होता है पृथ्वी का भाग उसमें दिन होता है, जो सूर्य के अपोजिट चला जाता है उसमें रात हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए। भारत में सूर्य का सबसे बड़ा माफ कीजिएगा ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है?
भारत में जो ऊर्जा हम पैदा करते हैं, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे पैदा होती है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हम करते हैं थर्मल पावर, तापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। तापीय ऊर्जा जो है ये सबसे ज़्यादा भारत में पैदा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा इलायची कहाँ होती है? तो इलायची सबसे ज़्यादा होती है आपकी, मसालों का राज्य भी कहा जाता है, मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, केरल राज्य को। ऑप्शन नंबर 1 केरल में सबसे ज़्यादा इलायची होती है। धार्मिक आधार पर किस नदी को अपवित्र माना गया है? इनमें से कौन सी नदी है जिसको धार्मिक रूप से अपवित्र माना गया है? तो यहाँ पर आपको जो नदियाँ दी गई हैं उसमें से कर्मनाशा नदी, इसको धार्मिक आधार पर अपवित्र माना गया है। ऑप्शन नंबर डी, कर्मनाशा नदी को धार्मिक आधार पर अपवित्र नदी माना गया है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या देखेंगे तो बिहार का कौन से नंबर है भारत में? तो जनसंख्या के हिसाब से तीसरे नंबर पर है बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर बी। तीसरे नंबर पर है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है कितने समय के लिए? सूर्य जो है विषुवत रेखा पर लंबवत कितने समय के लिए रहता है? तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया है, साल में 2 बार सूर्य जो है ये विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है, ऑप्शन नंबर सी, साल में 2 बार प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग क्या होता है? तो हमारे शरीर में सबसे अधिक होगा क्या? जल होगा, पानी, ऑप्शन नंबर डी। पानी या जल हमारे शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाचन रस, उसमें जो अम्ल पाया जाता है वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है पाचन रस, पाचक रस के तौर पर, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मानव का जो मस्तिष्क है लगभग कितने ग्राम का होता है? हमारे शरीर में जो दिमाग है, मस्तिष्क है, लगभग कितने ग्राम का होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है, ऑप्शन नंबर ए। 1350 ग्राम का लगभग होता है मानव का मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन देख लें। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है? सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी रुधिर वर्ग जो है ये सर्वग्राही होता है, ऑप्शन नंबर सी ए बी रुधिर वर्ग राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? पसलियों की संख्या 24 है। तो याद रखना 24 पसलियां मानव के अंदर होती हैं, सबसे अधिक पसलियां मानव के अंदर 24 होती हैं, ऑप्शन नंबर बी, मानव के अंदर 24 पसलियां। अगला क्वेश्चन देखो, आयोडीन युक्त हार्मोन इनमें से कौन सा है? यहाँ पर आपको जो हार्मोन दिख रहे हैं इनमें से आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो आयोडीन युक्त हार्मोन होता है आपका थायरोक्सिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन युक्त हार्मोन होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? तो हमारे शरीर का जो पूरा संपूर्ण शरीर का जो द्रव्यमान होता है उसमें यदि रक्त की मात्रा देखेंगे तो लगभग 7%, ऑप्शन नंबर बी। खून होता है लगभग 7% संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान के 7% खून होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो जो भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उनका जो नियंत्रण केंद्र है वो होता है आपका केशिरुक रज्जु में, ऑप्शन नंबर बी केशिरुक रज्जु में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है, ऑप्शन नंबर बी केशिरुक रज्जु राइट आंसर है। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है? तो वायु और जल की क्रिया से जो भूमि हटती है, मिट्टी झड़ती है, उसको अपर्दन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में है, सुना होगा आपने, अपर्दन, ऑप्शन नंबर ए अपर्दन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोफाइट क्या कहलाते हैं, किसको कहा जाता है हाइड्रोफाइट? तो हाइड्रोफाइट जो कहा जाता है एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए जलीय पौधा हाइड्रोफाइट कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए
जलीय पौधा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है। मरुद्भिद मतलब आपका रेगिस्तान में उगने वाला पौधा। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से मरुद्भिद पौधा है आपका करील का पौधा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए करील लिखा है ना, करील का पौधा मरुद्भिद पौधा है। ऑप्शन नंबर सी करील राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है। तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यदि यौगिकीकरण आप देखेंगे तो जो हरे पौधे होते हैं ये सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हरे पौधे राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं, किसके लिए। तो एपीफाइट्स जो पौधे होते हैं, आपने पेड़ पर लताएं लिपटी देखी हैं, बहुत सारे पेड़ों पर कई कई लताएं चढ़ी होती हैं, तो वो एपीफाइट्स कहलाती हैं। यांत्रिक मदद हेतु मतलब वो खुद खड़ी नहीं हो सकती, पेड़ पे लपेट लपेट के ऊपर पहुंच जाती हैं, तो उसको कहा जाता है एपीफाइट्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी, यांत्रिक मदद हेतु जो जाते हैं उसको एपीफाइट कहा जाता है। और दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। कि सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं। जहां पर टेम्परेचर सेम होता है उन रेखाओं को यदि हम मिलाएं तो उन रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो जहां पर तापमान सेम होगा उसको मिलाने वाली रेखा को आइसोहेल रेखा कहा जाएगा। आइसोहेल रेखा ऑप्शन नंबर ए। प्रवाल भित्तियां किसका समुद्री प्रतिरूप होती हैं। प्रवाल भित्तियां आपको पता है समुद्र में पाई जाती हैं। प्रवाल भित्तियां किसका समुद्री प्रतिरूप होती हैं। तो याद रखना प्रवाल भित्तियां जो होती हैं ये उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन होते हैं उसका एक समुद्री प्रतिरूप है। प्रवाल भित्ति कोई पूछे क्या है तो क्या बताना है, टिक लगा के आना कि उष्णकटिबंधीय वर्षावनों का समुद्री प्रतिरूप। अगला क्वेश्चन देखिए, स्लेट और संगमरमर जो होते हैं, संगमरमर हमारे घरों में भी लगे रहते हैं, तो ये किस प्रकार की चट्टानें कहलाती हैं, क्या हैं ये। अग्नि चट्टानें, अवसादी, कायांतरित या फिर ज्वालामुखी। तो स्लेट और संगमरमर जो होता है ये होता है आपका कायांतरित चट्टान है। ये क्या है, कायांतरित चट्टान है। कोई पूछे संगमरमर क्या है तो कायांतरित चट्टान है। ऑप्शन नंबर सी कायांतरित चट्टान राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश सर्वाधिक घना बसा हुआ है। यहां पर हमारे पड़ोसी देश दिए हुए हैं, भारत दिया हुआ है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। सर्वाधिक घना मतलब बहुत पास लोग रहते हैं, बहुत कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश जो है ये सर्वाधिक घना बसा हुआ देश है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। शीत मरुस्थल मतलब ठंडे मरुस्थल जहां पर पानी कम गिरता है, पेड़ पौधे नहीं है और बर्फ है, जैसे कि अपने यहाँ है लद्दाख। लद्दाख क्या है अपने यहाँ, शीत मरुस्थल है, याद रखना, ठीक है। पूछा जाए भारत का शीत मरुस्थल क्या है तो लद्दाख है। ऐसे ही जो विश्व में शीत मरुस्थल हैं बड़े बड़े, उनको किस नाम से जाना जाता है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा उनको टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शीत मरुस्थलों को टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अल अजीजिया ये कहां पर स्थित मरुस्थल है, बताइए। अल अजीजिया, तो अल अजीजिया जो है ये आपका सहारा रेगिस्तान या सहारा मरुस्थल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, सहारा मरुस्थल या सहारा रेगिस्तान में अल अजीजिया स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो आदिम जाति के सर्वाधिक लोग जो रहते हैं, महाद्वीप देखो एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। तो याद रखना आदिम जाति के सर्वाधिक जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप में है।
ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका महाद्वीप राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? प्रवाल भित्ति किस महासागर में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है? प्रवाल भित्तियां, तो प्रवाल भित्ति पाई जाती है आपके प्रशांत महासागर में बहुतायत मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में। तो ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मानस नदी जो है ये किसकी उपनदी है या सहायक नदी है? मतलब मानस नदी किस नदी में जाकर मिलती है आपको ये बताना है। तो जो मानस नदी है ये आपकी जाकर मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी में, मतलब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, उपनदी है मानस नदी। ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार वन्य पशु विहार ये आपका स्थित है केरल राज्य में। केरल में है पेरियार वन्य पशु विहार स्थित। ऑप्शन नंबर डी केरल राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? हमारे देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी होती है आपकी K2 गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर ए गॉडविन ऑस्टिन या K2 ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जीव मंडल ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखो छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो नंदा देवी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, नंदा देवी पर्वतमाला भी है, तो ये उत्तराखंड राज्य। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी के लिए। अगला प्रश्न है कि रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है क्या कहलाता है? कौन सा रासायनिक प्रक्रम है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा दहन। दहन एक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल जाता है और जलने पे क्या प्राप्त होती है? ऊष्मा। याद रखना, उसको दहन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आग का लगना दहन कहलाता है। ठीक है, एक्रिलिक क्या है? एक्रिलिक इनमें से क्या है? एक कीड़ा है, संश्लेषित रेशा है, कपड़ा है या प्लास्टिक की थैलियां? तो एक्रिलिक जो है एक संश्लेषित रेशा है। ऑप्शन नंबर बी एक्रिलिक एक संश्लेषित रेशा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अपमार्जक बनाने का मूल यौगिक कौन सा होता है? अपमार्जक बनाने का मूल यौगिक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा है? तो याद रखना अपमार्जक बनाने का मूल यौगिक होता है एल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए एल्कोहल जो है अपमार्जक बनाने का मूल यौगिक है। अगला क्वेश्चन है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत, तो याद रखिएगा एक जीन एक एंजाइम जो सिद्धांत है ये बीडल और टेटम इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन नंबर डी बीडल और टेटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? श्वसन क्रिया से इनमें से कौन सा कोशिकांग संबंधित है? तो श्वसन क्रिया का देखेंगे तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए मोस्ट आईएमपी स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, माइट्रोकॉन्ड्रिया ये श्वसन क्रिया से संबंधित है कोशिकांग। ऑप्शन नंबर डी माइट्रोकॉन्ड्रिया श्वसन क्रिया से संबंधित कोशिकांग है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, ऐसा क्यों? तो कैंसर जो है एक जानलेवा बीमारी है और इसका जो रीज़न है ये है जैविक अंग नष्ट हो जाते हैं। कैंसर के कारण क्या होता है, जो जैविक अंग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और इससे हमारी जान को खतरा होता है, जान जा सकती है। तो कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। अगले प्रश्न में पूछा गया कि पोलियो का पहला प्रभावशील या प्रभावशाली टीका निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? तो पोलियो का सबसे पहला प्रभावशाली टीका जो तैयार किया गया था ये तैयार किया गया था जोनास ई साल्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी पोलियो का सबसे पहला प्रभावशाली टीका जोनास ई साल्क ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सी। अभिकेंद्र बल किसे कहा जाता है? अभिकेंद्र बल किस बल को कहते हैं? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन स्टार लगा लो, एग्जाम में आया है। तो केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि जल के अपचयन से प्राप्त गैस इनमें से कौन सी है? जल का जब अपचयन होता है तो हमें कौन सी गैस मिलती है? तो जल का जब अपचयन होता है तो हमें H2 मिलती है। याद रखना H2 गैस मिलती है जब जल का अपचयन होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल का रंग फीका पड़ जाएगा। तो वायुमंडल में यदि आपका हाइड्रोजन सल्फाइड हो और पीतल की कोई वस्तु आपने अपने घर के बाहर रख दी या छत पर रख दी और हाइड्रोजन सल्फाइड हो वायु में, तो उसके कारण धीरे धीरे पीतल जो है इसका रंग फीका पड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड यदि वायुमंडल में होगी तो पीतल का रंग फीका पड़ जाएगा। निम्नलिखित में से किसके कारण नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। नाभिकीय विखंडन की क्रिया इनमें से किसके कारण होती है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से नाभिकीय विखंडन, ये आपका न्यूट्रॉन के कारण इसकी क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन के कारण नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से मार्श गैस कौन सी है। यहां पर आपको गैसें दी हुई हैं कुछ, इनमें से मार्श गैस कौन सी कहलाती है। तो याद रखिएगा मीथेन गैस को मार्श गैस कहा जाता है और CH4 बोला जाता है मीथेन को। ऑप्शन नंबर बी, CH4 मार्श गैस है, मीथेन गैस मार्श गैस कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो विकृति क्या कहलाती है। बल लगाने से यदि लंबाई में वृद्धि हो जाएगी तो उस प्रकार की विकृति को क्या कहा जाएगा। तो इस प्रकार की विकृति कहलाती है अनुदैर्ध्य विकृति। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है अनुदैर्ध्य विकृति। बल लगाने से यदि लंबाई बढ़ जाए तो इस प्रकार की विकृति को क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य विकृति कहेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रति जीवाणु चिकित्सा में वास्तविक क्रांति अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की किस खोज से प्रारंभ हुई थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी जिससे प्रति जीवाणु चिकित्सा में क्रांति आई थी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम कवक की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पेनिसिलियम कवक में प्रतिजीवाणु की खोज, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नींद की गोली जो हम खाते हैं, यदि कई लोग खाते हैं, डॉक्टर इनको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसमें घटक क्या होता है। तो नींद की गोली में होता है आपका प्रशांतक। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, प्रशांतक होता है नींद की गोली में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया कि प्राकृतिक रबड़ कितने ताप पर नरम हो जाती है। प्राकृतिक रबड़ जो रहती है, रबड़ निकलती है, हम निकालते हैं, वो उसको नरम करने के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, कितने टेम्परेचर पर उसको गर्म करना पड़ता है। तो उसको गर्म करना पड़ता है करीब करीब 61 डिग्री सेल्सियस पर, और 61 डिग्री सेल्सियस को आप कन्वर्ट करोगे तो 335 केल्विन से अधिक ताप चाहिए। 61 डिग्री से अधिक पर गर्म करोगे तो प्राकृतिक रबड़ जो है नरम हो जाएगी। लेकिन एग्जाम में आपसे केल्विन में पूछा है तो 335 केल्विन या इससे अधिक। अगला क्वेश्चन है कि धब्बों, रसायनों, कीटों एवं कवक के प्रति अच्छा प्रतिरोधक कौन सा होता है। तो धब्बे, रसायन और कीटों और कवक, इन सभी के प्रति अच्छा प्रतिरोधक होता है। यदि आपको यूज करना है तो आप एक्रिलिक रेशों का यूज करो, इसमें धब्बे नहीं लगेंगे, कीड़े कवक ये सब से प्रतिरोधक रेशा है एक्रिलिक। ग्रीक भाषा में ग्लाइकोज का अर्थ क्या होता है। ग्रीक भाषा में ग्लाइकोज का अर्थ क्या होता है। तो ग्लाइकोज का अर्थ होता है ग्रीक भाषा में मीठा। मीठा लगता है जो हमें, ग्लाइकोज, ठीक है। ऑप्शन नंबर, अधिकतर कंप्यूटर कौन सी भाषा समझ सकता है। अधिकतर कंप्यूटर कौन सी भाषा समझ सकते हैं। तो कंप्यूटर जो हैं अधिकतर जो हैं वो अंग्रेजी भाषा सदस्य, अंग्रेजी जैसी भाषा को समझ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। कई जगह आपको आएगा डिजिटल लैंग्वेज, तो डिजिटल लैंग्वेज भी टिक करके आना है। डिजिटल लैंग्वेज भी कंप्यूटर की भाषा होती है। मशीनी लैंग्वेज आए तो मशीनी लैंग्वेज भी लगा देना, ठीक है। 3 चीजें बता दी, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करा दिए। यदि आपको आए मशीनी भाषा तो मशीनी भाषा लगा देना, अंग्रेजी जैसी भाषा तो अंग्रेजी जैसा, या डिजिटल लैंग्वेज आ जाए तो डिजिटल लैंग्वेज, है ना। अगला क्वेश्चन है कि नाभिक के धनाविशित होने की खोज किसने की थी। कि नाभिक जो होता है ये धनाविशित होता है, इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज का श्रेय जाता है आपका रदरफोर्ड को। ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड को नाभिक के धनाविशित होने की जो है खोज का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं। मतलब वो ताप जिस पर कोई चीज़ जलने लगी, जैसे कि आप किसी चीज़ को जला रहे हो आप, है ना, और वो टेम्परेचर आप चेक करो कि अभी नहीं जला, लेकिन उसके बाद जलने लगा, तो उस टेम्परेचर को कहा जाएगा ज्वलन ताप। उस पदार्थ का वो ज्वलन ताप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैसे कि पेट्रोल बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, लकड़ी में लगाओगे तो थोड़ा और समय लगेगा, उसके अलावा और कोई चीज़ में लगाओगे और टाइम लगेगा, ऐसा होता है ना, यही।
तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तो तत्व का जो सबसे छोटा भाग होता है, मोस्ट आईएमपी स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, परमाणु। परमाणु तत्व का सबसे छोटा भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? प्रकाश का कौन सा प्रकार है जिसमें पौधे के द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो पौधे जो हैं नीले रंग की रोशनी और लाल रंग की रोशनी इनको जल्दी खींच लेते हैं, तीव्र अवशोषण कर लेते हैं। पौधे नीले और लाल रंग की रोशनी को जल्दी अवशोषित कर लेते हैं, खींच लेते हैं। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? अग्नि नीरजा रोग इनमें से किससे संबंधित है? सेब से, नारंगी से, अंगूर से या नारियल से? फल दिए गए हैं, किसी एक फल से संबंधित है अग्नि नीरजा रोग। राइट आंसर है सेब से संबंधित है अग्नि नीरजा रोग। यहां पर ऑप्शन नंबर ए सेब राइट आंसर हो जाएगा अग्नि नीरजा रोग के लिए। अगला क्वेश्चन है कि पित्त का संचय किसमें होता है? हमारे शरीर में से जो पित्त निकलता है, बाइल निकलता है, बाइल जूस, उसका संचय किसमें होता है? तो उसका संचय होता है आपका पित्ताशय में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिडकल परियोजना नदी देखो, घाटप्रभा, सतलज, रावी या फिर चेतवा। तो हिडकल परियोजना ये है आपकी घाटप्रभा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए, घाटप्रभा नदी पर हिडकल परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहां पर स्थापित किया गया था? सबसे पहला पानी से बिजली बनाने वाला जो संयंत्र था कहां पर लगाया गया था? तो सबसे पहला जो लगाया गया था वो लगाया गया था आपका शिव समुद्रम में। ऑप्शन नंबर डी, शिव समुद्रम में सबसे पहला पानी से बिजली बनाने वाला जल शक्ति विद्युत केंद्र लगाया गया था। मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? मैटूर बांध नदियां देखिए, गावनी, कावेरी, हेमवती या फिर पालार नदी। तो मैटूर बांध बना हुआ है आपका कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर यहां पर भी कावेरी नदी पर मैटूर बांध बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर कावेरी नदी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका? राजाजी नेशनल पार्क जो है वो एक प्राकृतिक आवास है, मतलब शुरू से रहते आ रहे हैं। कई जो आपके नेशनल पार्क रहते हैं जानवर इधर से उधर लाए जाते हैं, लेकिन राजाजी राष्ट्रीय पार्क में कौन सा जानवर शुरू से रह रहा है? तो एशियाई हाथियों का प्राकृतिक आवास है, वहां पर शुरू से एशियाई हाथी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, एशियाई हाथियों का प्राकृतिक आवास है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। अगला प्रश्न है कि साबरमती नदी किस शहर के किनारे है? साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, गांधी जी के लिए ये लाइन बोली जाती थी, है ना, सुनी होगी आपने एक कविता। तो साबरमती नदी है अहमदाबाद के किनारे, मतलब गुजरात। ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद के किनारे है साबरमती के नदी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे बताइए? सफेद क्रांति या श्वेत क्रांति? दूध के उत्पादन से, गेहूं के उत्पादन से, बाढ़ से या मछली के उत्पादन से? तो राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। ऑप्शन नंबर बी, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मॉनसून किस प्रदेश में सबसे पहले आता है? तो याद रखना, हमारे भारत देश में जो मॉनसून आता है सबसे पहले हिट करता है केरल राज्य को, और ये 15 जून के आसपास की बात होती है। 15 जून जुलाई में केरल राज्य में पहुंच जाता है। केरल राज्य में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मॉनसून आता है, याद रहेगा, केरल राज्य। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यहां पर कहां चला गया, ये आ गया, ये लीजिए, यहां तक हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? बताओ, शहतूत की खेती सर्वाधिक किस राज्य में होती है? तो याद रखना, शहतूत की खेती जो होती है ये आपकी कर्नाटका में होती है। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है कि टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, टंगस्टन उत्पादन के लिए एक प्रसिद्ध डेगाना खान है, ये आपकी पड़ती है राजस्थान राज्य में। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य राइट आंसर हो जाएगा डेगाना खानों के लिए। याद रहेगा, टंगस्टन उत्पादन होता है डेगाना खान में और ये राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखो, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जायकवाड़ी परियोजना, ऑप्शन पढ़ो, कृष्णा नदी, कावेरी, गोदावरी और महानदी।
तो आपको बता दें जायकवाड़ी परियोजना ये स्थित है आपकी गोदावरी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी पर स्थित है जायकवाड़ी परियोजना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में खनिज के तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? भारत में खनिज के तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अवसादी प्रकार की चट्टानें। ऑप्शन नंबर बी, अवसादी प्रकार की चट्टानों में मुख्यतः खनिज के तेल के भंडार हैं। अगला प्रश्न पढ़िए। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? स्टार लगा लो, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। स्टार लगा लो, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, नेफा के नाम से। अच्छा, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, आप कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। बिल्कुल इजी है। मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं कि आप कंफ्यूज हो जाओ थोड़ा, तो मजा आएगा। वैसे तो कई लोगों को सीधे पता होगा। कमेंट कर देना जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं सीधे। बाकी जिसको ऑप्शन चाहिए उसको मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। नेफा के नाम से किस राज्य को जाना जाता था? नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर बताना है, ठीक है। नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच है। कुल्लू घाटी की बात हो रही है, तो कुल्लू घाटी जो आपकी पड़ती है, ये पड़ती है, एक तरफ है धौलाधर रेंज और दूसरा है पीर पंजाल। पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में कुल्लू घाटी अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सुएज नहर जो है, सुएज एक नहर बनी है, उसके एक तरफ एक शहर है, दूसरी तरफ एक मतलब बंदरगाह है, दूसरी तरफ एक बंदरगाह है। कोई नहर होगी तो एक तरफ एक बंदरगाह होगा, दूसरी तरफ बंदरगाह होगा, बीच में से नहर निकली है। तो आपको बताना है एक तरफ और दूसरी तरफ कौन सा है वहां पर स्थित पत्तन या फिर बंदरगाह। तो सुएज नहर के एक तरफ है आपका पोर्ट सईद और दूसरी तरफ बंदरगाह है सुएज। एक तरफ है पोर्ट सईद बंदरगाह और दूसरी तरफ है सुएज बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखना, ग्रहों की गति का नियम कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, केपलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि शनि ग्रह का सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने शनि ग्रह को देखा था? सबसे पहले शनि ग्रह को देखने का श्रेय किसको जाता है? तो सबसे पहले शनि ग्रह को देखा था गैलीलियो ने। गैलीलियो गैलीली इनका नाम था। ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो ने सबसे पहले शनि ग्रह को देखा था। डोल ड्रम क्षेत्र की विशेषता क्या होती है? जो डोल ड्रम क्षेत्र होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है? यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, वहां पर प्रेशर कम होगा और हवाएं शांत होंगी। इसका क्या मतलब हुआ? तो निम्न दाब और शांत पवनें होंगी डोल ड्रम क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी, निम्न दाब और शांत पवन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद ये एक प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, किताब उल हिंद इसके लेखक हैं आपके अल बरूनी। ऑप्शन नंबर ए, अल बरूनी राइट आंसर हो जाएगा किताब उल हिंद के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? इनमें से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो एम्पायर सिटी के नाम से फेमस है, पता नहीं आप में से किसी को पता है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क। याद रखना, न्यूयॉर्क को क्या कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली जो नहर है वो है आपकी कील नहर। ऑप्शन नंबर बी, कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी, एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व में लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि होती है? जो मैदान बने हैं ज्वालामुखी से जो लावा निकला है उससे बने हैं, तो सर्वाधिक कृषि किसकी होती है उसमें? तो कपास की सबसे अच्छी और सर्वाधिक कृषि होती है लावा निर्मित मैदानों में। तो ऑप्शन नंबर बी, कपास की खेती होती है लावा निर्मित मैदानों में। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद एक सरप्राइज क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे पूछूंगा, आप उसका आंसर देना। इससे पहले बता दूं दोस्तों, आप में से जो पहली बार आया है, रोज शाम को 6 बजे आपको ये प्रैक्टिस सेट पेपर मिलता है। छोटा प्रैक्टिस सेट पेपर है, 10-12 मिनट का रहता है, फटाफट हो जाता है। तो इसको जरूर लगा लो। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को भी बताना लाइक करके कि कैसा लगा आपको, है ना। तो रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो रबड़ जो होती है मुख्यतः ये होती है विषुवतीय प्रदेश में। कहां पर होती है?
तो विषुवतीय प्रदेश में होती है रबर। ऑप्शन नंबर बी विषुवतीय प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट करके बताना है कि सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। इसको थोड़ा सरल कर देता हूं। दो जगह के टेम्परेचर यदि सेम होते हैं तो मैप पर उसको एक रेखा से मिला देते कि भैया यहाँ का तापमान और यहाँ का तापमान सेम रहता है, और फिर उसको एक नाम दिया जाता है। वो क्या है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, आइसोहेल या आइसोहाइप। दो में से कोई एक नाम बोलते हैं यहाँ पर टेम्परेचर सेम हो उसको मिलाने वाली रेखा को। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।